हेलो एवरीवन, आई एम रचना। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपनी क्लास 10 सप्लीमेंट्री रीडर का नेक्स्ट चैप्टर जो कि है भोली, इस चैप्टर की समरी देखेंगे, जानेंगे इस चैप्टर में कि समरी क्या है। किसी भी चैप्टर की समरी हमें पता होगी, हमें ये पता होगा मेन कैरेक्टर्स कौन से, इसमें क्या क्या उनके रोल हैं, तो हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर इजीली लिख पाते हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों ने अब तक बहुत कुछ पढ़ लिया उनके लिए ये रिवीजन हो जाएगा, बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाकी भी चैप्टर्स की समरी मैंने अपलोड कर दी है अपने चैनल पे, तो अगर नहीं देखी है वीडियोस तो देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि हमें नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि भोली, ये स्टोरी है एक लड़की की जिसका नाम है भोली। ठीक है, यहाँ पे इसका नाम भोली वैसे रखा गया है, भोली जैसे बोल देते हैं ना गाँव में बच्चों को कि ये तो बहुत ही भोला है, बहुत ही बुद्धू है ना, उस टाइप में यहाँ पे इस लड़की का नाम भोली रखा गया था। लेकिन उस लड़की का नाम असल में क्या था, सुलेखा था। तो ये सुलेखा नाम की लड़की, भोली नाम की लड़की, पूरे चैप्टर में इसका भोली नाम से ही जिक्र होगा। तो भोली नाम की लड़की, इसके पापा का नाम था रामलाल, जो कि गांव में एक नंबरदार थे। ठीक है, और ये टोटल 7 बहन भाई थे, 4 बहनें और 3 भाई थे। 4 बहनों में ये सबसे छोटी थी भोली। जब ये 10 महीने की थी तो सिर के बल ये चारपाई से गिर गई थी और इस तरह से इनके दिमाग का कुछ ही पार्ट क्षतिग्रस्त हो गया था, और वहीं से तभी से इसका नाम भोली रख दिया गया था। जन्म के टाइम तो ये बहुत ही गोरी और सुंदर बच्ची थी, लेकिन फिर इसको 2 वर्ष की आयु में चेचक रोग हो गया था, जिसके कारण इसके चेहरे पे स्मॉल पॉक्स आ गए थे और इनकी सूरत अब उतनी अच्छी नहीं रही थी। और जब ये बोलने भी लगी थी, जब ये 5 वर्ष की हुई, जब पहले तो ये बोलती ही नहीं थी, जब ये 5 वर्ष की उम्र तक मतलब ये कुछ भी नहीं बोलती थी, जब बोलना सीखा तो भी ये हकला कर ही बोलती थी, मतलब तोतली बोलती थी। ठीक है, तो सब बच्चे इसका मजाक भी उड़ाते थे। ये अपने घर में भी नेग्लेक्टेड थी, मतलब कोई भी इसकी इतनी केयर नहीं करता था। बाकी सब बच्चों की बहुत केयर होती थी, लेकिन घर में इसकी मम्मी भी, इसकी पापा भी इसकी इतनी केयर नहीं करते थे। ठीक है, तो ये जो 7 बहन भाई थे, इनमें से जो 3 भाई थे उनको तो इसके पापा ने पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया था, शहर में भेज दिया था। इनका एक अच्छा परिवार था, किसान मतलब समृद्ध परिवार था। ठीक है, पैसों की कोई भी दिक्कत नहीं थी। और जो सबसे बड़ी बेटी थी इनकी, उसका नाम था राधा, और जो दूसरे नंबर की थी उसका नाम था मंगला, और जो तीसरे नंबर की बेटी थी उनका नाम था चंपा। ठीक है, तो ये सारी क्योंकि बहुत ही सुंदर थी, किसी के लिए भी इनको कोई भी दिक्कत नहीं थी, सबकी शादी इजीली हो ही जानी थी क्योंकि सारी सुंदर थी इस वजह से। ठीक है, और सिर्फ इसके पापा को चिंता थी तो सिर्फ भोली की ही थी, क्योंकि ये ना तो इतनी अच्छी दिखती थी और कोई भी ऐसा लगता था कि भाई कोई भी इससे शादी करने के लिए तैयार ही नहीं होगा। फिर एक दिन क्या होता है, इनके गांव में एक स्कूल का उद्घाटन होता है, प्राइमरी स्कूल खोला गया। तो वहाँ पे प्राइमरी स्कूल के उद्घाटन के टाइम पे वहाँ तहसीलदार जी आते हैं, और जब तहसीलदार जी आते हैं, ये देखो आप पिक्चर में भी, ये कैसे साइड में अकेली बैठी हुई है, और ये माँ बेटी मतलब इसकी मम्मी इसको तो प्यार दे रही है, लेकिन ये नेग्लेक्टेड है। ठीक है, इसको कोई भी पूछ भी नहीं रहा है। तो जब प्राइमरी स्कूल का उद्घाटन होता है तो वहाँ पे तहसीलदार सर आते हैं उद्घाटन के टाइम पे, तो वो रामलाल जी को कहते हैं कि अब गांव में जो बेटियां हैं, गांव की जो बेटियां हैं, उनको भी स्कूल में भेजना चाहिए। तो फिर रात को रामलाल अपने घर वापस आते हैं, वो अपनी पत्नी से बात करते हैं कि भाई क्यों ना हम अपनी बेटियों को स्कूल भेजें। तो इसकी रामलाल की पत्नी मतलब भोली की माँ कहती है कि आप पागल हो गए हो क्या, अगर स्कूल बेटियों को स्कूल भेजने लग गए तो इनसे शादी कौन करेगा। फिर वो ये रामलाल जी कहते हैं कि भाई मैं तहसीलदार की बात को कैसे टाल सकता हूँ। तो भोली की माँ कहती है कि मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। फिर वो आइडिया देती है कि क्यों ना हम भोली को स्कूल भेज देते हैं, और क्योंकि वैसे भी इसकी तो शादी होनी नहीं, इसका तो चेहरा भद्दा है, ऐसा करके फिर वो कहते हैं कि ठीक है हम भोली को स्कूल भेजेंगे। तो अगले दिन रामलाल भोली को स्कूल ले जाना चाहते हैं। फिर ये जो भोली है डर जाती है, भोली सोचती है कि भोली को ऐसे डर लगता है कि इसके पापा इसको स्कूल नहीं ले जाएंगे बल्कि कहीं और ना छोड़ के आ जाएं। ऐसा इसलिए सोचती है क्योंकि कुछ ही दिन पहले इनके घर में जो एक गाय थी उसको भी ऐसे ही घर से बाहर ले जाया गया था, और फिर उसको घर से बाहर ही छोड़ करके, बूढ़ी गाय थी जो कि लक्ष्मी नाम था, वो घर से बाहर ही निकाल दिया गया था, मतलब उसको बेच दिया गया था। ठीक है, फिर ये जो भोली है, देखो ये पिक्चर में भोली अपने पापा के साथ जा रही है, यहाँ पे पापा का हाथ पकड़ा हुआ है भोली ने, ये देख सकते हो। यहाँ बाकी बच्चे भी स्कूल में जा ही रही हैं। तो भोली मना करती है कि नहीं मैं स्कूल नहीं जाऊँगी। रामलाल इसको हड़की लगाते हैं कि तुम पागल हो गई हो क्या, बाकी भी जो बच्चियाँ हैं वो स्कूल में जाती हैं। तो फिर रामलाल अपनी पत्नी को बोलते हैं कि तुम इसको ना अच्छे से कपड़े पहना दो, मैं इसको स्कूल छोड़ के आऊँगा। बाकी दिन तो क्या होता है, इसको कभी भी अच्छे कपड़े नहीं पहनाए जाते हैं, क्योंकि
ये इसकी जो बहनें थी, बड़ी बहनें थी, उन्हीं के पुराने कपड़े पहनती थी ये। लेकिन उस दिन इसको नए नए कपड़े पहनाए जाते हैं, नहलाया जाता है, इसके बालों में कंघी की जाती है, बहुत अच्छे से इसकी केयर की जाती है उस दिन। फिर भोली समझ जाती है कि ज़रूर इतने अच्छे से मेरा ख्याल रखा जा रहा है तो अच्छा, ज़रूर आज मैं किसी अच्छी ही जगह पर जा रही हूँ। जब ये स्कूल पहुँचती हैं तो देखते हैं कि जो क्लास थी उसमें बाकी बच्चे भी बैठे हुए थे, इसकी एज की लड़कियाँ भी वहाँ पर बैठी हुई थी चटाई के ऊपर। भोली खुश हो जाती है कि चलो मेरी तरह की और भी बाकी भी लड़कियाँ हैं वहाँ जाके, और रामलाल टीचर को सौंप देते हैं भोली को कि फिर टीचर भोली को बोलती है कि जाओ तुम जाके वहाँ पे कोने में बैठ जाओ। भोली जाके वहाँ कोने में बैठ जाती है। अब भोली को असल में कुछ भी नहीं पता होता कैसा क्या स्कूल होता है क्या नहीं। वो बैठ के यूं ही टीचर क्या पढ़ा रही होती, क्या कह रही होती, भोली को कुछ समझ नहीं आता है। बल्कि वो वहाँ पे जो पिक्चर्स थी गाय की, जो भी वहाँ पे दीवार के ऊपर पिक्चर्स थी, उन सबको ही देखती रहती है। उसको घोड़ा जो दीवार पे जिसकी पिक्चर थी बहुत ही लुभावनी, अलग अलग कलर के, सब कुछ अच्छा लगता है और बस वो उन्हीं को देखती रहती है। फिर जो ये इनकी मैडम होती है, वहाँ पे जो टीचर होती है, भोली के पास जाती है और भोली से पूछती है कि आपका नाम क्या है। तो भोली फिर हकला के बोलती है भो भो भो, ठीक है। मतलब पूरा वो अपना नाम नहीं बोल पाती है और फिर खुद ही, मतलब उसको, भोली को अच्छा नहीं लगता है कि वो खुद अपना नाम पूरा बोल भी नहीं पा रही थी। फिर जो बाकी जो क्लास में बच्चे होते हैं वो भोली के ऊपर हंसने लग जाते हैं, क्योंकि भाई होता ही है, अगर कोई बच्चा ऐसे ला के बोले तो बाकी बच्चे तो खिल्ली उड़ाते ही है ना। तो ऐसा ही भोली के साथ होता है। वहाँ पे सब बच्चे भोली का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। अब भोली नज़रें उठा के ऊपर देख भी नहीं पा रही थी, क्योंकि उसको पता था कि बाकी बच्चे इसका मजाक उड़ा रहे हैं। भोली चुपचाप से वहाँ पे रोती हुई वहीं बैठी रहती है। फिर हो जाता है स्कूल की छुट्टी का टाइम, तो सारे बच्चे तो वहाँ से, सारी लड़कियाँ वहाँ से निकल के भाग लेती है, लेकिन भोली फिर भी वहाँ से नहीं हटती है, वो वहीं ज़मीन पे बैठी रहती है। फिर भोली की टीचर भोली के पास आती है और बड़े ही प्यारे से स्वर में इससे बोलती है कि उठो भोली, और भोली खड़ी हो जाती है, क्योंकि इतने प्यार से भोली को कभी किसी ने बुलाया ही नहीं था। तो भोली, वो आवाज़ सुन के भी भोली बहुत ही खुश होती है। इसकी टीचर इसको मोटिवेट करती है कि अब आप अपना नाम बताओ। जब इतनी प्यारी आवाज़ में कोई इससे इसका नाम पूछ रहा था तो ये कैसे मना कर सकती थी। ये बोलने का ट्राई करती है, जब ये बोलती है तो पहले बोलेगी भो 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 भो, लेकिन आखिर में ये भोली बोल ही देती है। जब ये भो भो बोलती है तो भी इसकी टीचर इसको एनकरेज करती है, कहती है वाह शाबाश बेटा। फिर ये आखिर में पूरा नाम बोल ही देती है, और भोली के लिए तो ऐसा होता है जैसे कि उसने तो कुछ महान उपलब्धि प्राप्त कर ली हो, क्योंकि वो पहले अपना नाम ठीक से बोल नहीं पाती थी, लेकिन अब वो नाम ठीक से बोल पा रही थी। फिर इसकी जो टीचर है इसकी पीठ थपथपाती और इसको बोलती है कि बेटा तुम बिल्कुल भी डरो मत, तुम बस मुझसे ये प्रॉमिस करो कि तुम हर दिन स्कूल आओगे। अगर तुम हर दिन स्कूल आओगे तो ये जो बुक्स है ना, 1 महीने में तुम ये बुक्स भी पढ़ने लग जाओगे। ऐसे करके इनकी टीचर इसको, भोली को मोटिवेट करती है। टीचर बताती है भोली को कि अगर तुम करना चाहोगी तो तुम कर सकती हो, कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि तुम नहीं कर सको, ठीक है। बस तुम डेली स्कूल में आया करो, और अगर तुम, जब कोई भी फिर तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएगा, अगर तुम अच्छे से पढ़ोगी तो गांव में सबसे शिक्षित तुम हो जाओगी। इस तरह से पॉजिटिव वाइब्स भोली की टीचर भोली में डालती हैं और भोली खुश हो जाती है, ठीक है। फिर भाई ऐसे करके बहुत से वर्ष बीत गए हैं। अब इनका गांव, जो कि पहले एक छोटा सा गांव था, अब कस्बा बन गया है। फिर वहाँ पे जो ये भोली जिस छोटी सी प्राथमिक पाठशाला में जा रही थी, अब वो पाठशाला प्राइमरी, जिस प्राथमिक पाठशाला में जा रही थी वो भी अब हाई स्कूल बन गया था। अब इसके पापा को वापस से वही इसकी शादी वाला ही विचार ध्यान में आया, तो इनके लिए एक रिश्ता आता है, जो कि एक बहुत ही 45 या 50 साल का एक आदमी का रिश्ता आता है, जिसका कि मतलब जो वैसे लंगड़ाता भी था, उम्र भी काफ़ी हो चुकी है, लेकिन क्या भोली इतनी अच्छी नहीं थी, इतनी सुंदर नहीं थी। तो इसीलिए इसके पिता रामलाल सोचते हैं कि क्यों ना इसकी शादी इसी से कर दी जाए। तो रामलाल अपनी पत्नी से बात करते हैं कि हाँ वो ऐसे लंगड़ाता भी है, उससे शादी कर दें क्या। तो फिर भोली की माँ भी बोलती है कि हाँ कर दो, बाकी तो और कौन ही भोली से शादी करेगा। तो इस तरह से उससे इसकी शादी की बातें हो जाती हैं, पक्की हो जाती हैं। फिर भोली साइड में ही एक चारपाई पे लेटी होती है, वो सुन रही होती है ये सब बातें कि इसकी शादी किसी बिसंबर नाम के व्यक्ति से इसकी शादी फिक्स की जाती है। फिर भोली की मम्मी कहती है कि वैसे तो कोई भी इससे शादी नहीं करेगा, लेकिन क्योंकि वो दूसरे गांव से है तो इसलिए इसको उस इंसान को भोली के बारे में पता नहीं है कि इसके फेस पे स्मॉल पॉक्स हैं। तो वो कहती है कि तो क्या हुआ, 45 या 50 वर्ष की आयु है, ये कोई ज़्यादा आयु थोड़ी ना, हम भोली की शादी कर देंगे उससे, ठीक है। फिर भाई
क्योंकि जो बिशंबर नाथ था वो एक धनी पंसारी था, तो वो अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, ढोल बाजे के साथ वहाँ पे पहुँच जाता है शादी के लिए। फिर वहाँ पे जब पहुँचता है तो ये जो रामलाल है ये भी बहुत खुश हो जाता है कि हाँ भाई देखो मेरी बेटी की शादी इतने इतने अच्छे ढंग से हो रही है। इसकी जो बहनें होती हैं, भोली की बहनें, वो भी भोली से चिढ़ने लगती हैं। उनको भी थोड़ी सी मतलब होता है ना कि वो ईर्ष्या फील होने लग गई थी कि देखो इसकी शादी कितने अच्छे ढंग से हो रही है। लेकिन कोई भी ये नहीं देख रहा था कि भाई ये भी तो देखो ना भोली की उम्र क्या थी, और वो इंसान था, वो लड़का था, उसकी उम्र क्या है। ठीक है, तो वहाँ पे शादी के लिए जब भोली के चेहरे से कोई एक महिला घूंघट हटा देती है, जैसे ही वो घूंघट हटाया जाता है माला, फूलों की माला पहनाने के लिए, बिशंबर नाथ के हाथ में फूलों की माला होती है, येलो कलर के फूल होते हैं, गेंदे के फूल होते हैं, तो ये उसके फेस को देख लेता है। फिर जब फेस को देख लेता है बिशंबर, तो फिर वहाँ पे ये अड़ जाता है कि मैं भोली से शादी तभी करूँगा जब मुझे आप लोग कुछ रुपए दोगे। वो कुछ रकम की डिमांड करता है, 5,000 रुपये की डिमांड करता है। ठीक है, वो दहेज के रूप में 5,000 मांग लेता है, अगर तुम मुझे 5,000 रुपये दोगे तो ही मैं तुम्हारी बेटी से शादी करूँगा। अब रामलाल इसके पास हाथ पैर जोड़ते हैं कि नहीं, आप इतने रुपए तो मैं कहाँ से लेके आऊँ, 2,000 रुपये ले लो, क्योंकि ये रुपये बहुत ही होते थे। ठीक है, बहुत कीमत थी इन रुपयों की। तो लेकिन वो नहीं मानता बिशंबर नाथ। फिर इसके पापा अंदर जाते हैं, किसी तरह से वो रुपए लेके आ जाते हैं, 5,000 रुपये दे देते हैं। लेकिन फिर ये जो बिशंबर नाथ है ये बोलता है लाओ अब मुझे वरमाला दो, अब मैं इसको पहनाता हूँ। फिर दोबारा से भोली घूंघट हटाती है, और लेकिन इस बार भोली जब घूंघट हटाती है तो बिल्कुल भी उसकी दृष्टि झुकी हुई नहीं थी, बल्कि वो सीधा सामने देखती है। और उसकी आंखों में मतलब जो वो इंसान था बिशंबर नाथ के लिए, इसकी आंखों में नफरत दिखाई देती है, और वो वहाँ पे जयमाला वरमाला डालने से इनकार कर देती है। वो कहती है कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं करूँगी जो कि इतना मतलब पैसों का लालची हो, किसी ऐसे इंसान से मैं शादी नहीं कर सकती हूँ। फिर इसके पापा बोलते हैं कि हमारी इज्जत के बारे में, जैसे कि नॉर्मली होता ही है भाई, बोलते ही हैं, रिश्तेदार भी गांव वाले भी बोलते ही हैं किसी को कि देखो कितनी बेशरम लड़की है। इसी तरह से भोली को भी बोला जाता है। फिर इसके पापा भी कहते हैं कि हमारी भी इज्जत का कुछ ख्याल रखो भोली, लेकिन भोली कहती है कि नहीं पापा, मैं ऐसे इंसान से तो कभी भी शादी नहीं करूँगी, और मैं आप लोगों की इज्जत के लिए ही तो मैं इस लंगड़े बूढ़े बूढ़े आदमी से शादी करने के लिए तैयार हुई थी, लेकिन ये तो ऐसा नीच है, लोभी है, कायर है, ऐसे व्यक्ति से तो मैं कभी भी शादी नहीं करूँगी, ऐसा वो बोल देती है। फिर गांव वाले, वहाँ पे एक जो बूढ़ी औरत होती है वो बोलती है कि देखो कितनी बेशरम लड़की है, कैसे बोल रही है। लेकिन भोली फिर उसको भी, वो जो महिला इसको ऐसा बोल रही थी, उसको भी दो चार बातें सुना देती हैं कि हाँ आप लोगों को लगता है कि मैं तो गूंगी गाय हूँ जो कि हकलाती हूँ, कोई मतलब कुछ बोल ही नहीं सकती, अब कुछ और भी सुनना चाहती हैं क्या आप मुझसे चाची जी, ऐसा करके। तो फिर वो महिला भी चुप हो जाती है। फिर एंड में सब वहाँ से ये बाराती वापस जा चुके होते हैं, क्योंकि जब भोली ने मना कर दिया तो फिर शादी तो वहाँ पे होनी नहीं थी, वो सब वहाँ से वापस जा रहे होते हैं। फिर ये जो रामलाल अपनी बेटी को बोलते हैं कि वो सब तो ठीक है कि बारात वापस चली गई, लेकिन अब तुम मुझे ये बताओ भोली, अब तुमसे शादी कौन करेगा। तो यहाँ पे जो भोली होती है, जिसका रियल नाम सुलेखा होता है, वो बड़े ही शांत स्वर में कहती है कि आप चिंता मत करो पिताजी, मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ रह के आपकी सेवा करूँगी, मैं इसी स्कूल में पढ़ाऊँगी जिस स्कूल से मैंने इतना कुछ सीखा है। वहाँ पे पीछे खड़ी होकर उनकी मैडम, जिससे कि इतना सब कुछ भोली ने सीखा था, उनसे बोलती है कि मैं ठीक कह रही हूँ ना मैडम, और उनकी जो मैम है वो भी हामी में सर हिलाती है। तो यहाँ पे हमारी ये स्टोरी एंड हो जाती है। इस स्टोरी के जो लेखक हैं वो हैं हमारे के अब्बास जी। ठीक है, तो ये भोली, ये कितनी अच्छी कहानी है। यहाँ पे ये सारी कहानी एक सुलेखा के बारे में, एक लड़की के बारे में, भोली के बारे में ही ये कहानी बताई गई है कि किस तरह से वो एक नेग्लेक्टेड चाइल्ड थी। कैसे दिखाया गया टीचर का, कि कैसे एक टीचर ने पूरी तरह से एक लड़की को, जो कि कुछ भी नहीं बोल पाती थी, लेकिन टीचर के कारण वो बिल्कुल चेंज हो गई थी। ठीक है, यहाँ पे ये स्टोरी होती है एंड। होप स्टूडेंट्स आपको स्टोरी पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।